हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है ठीक ही होंगे। दोस्तों, इस फिल्म का नाम है द कॉन्ज्यूरिंग 3 द डेविल मेक मी डू इट। ये फिल्म 2021 हाल ही में रिलीज हुई है, इसलिए इसकी रेटिंग कम ज्यादा होती रहती है और इसके IMDb पर रेटिंग है 6.3 आउट ऑफ 10। तो शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। दोस्तों, फिल्म की कहानी शुरू होती है 18 जुलाई 1981 में, जहाँ पे हम लोग वॉरेन्स को देखते हैं डेविड ग्लेजल के घर में। वॉरेन्स जिस बच्चे पे डॉक्यूमेंट्री करने वाले थे, जिसका नाम है डेविड, ये एक 8 साल का बच्चा है। दोस्तों, यहाँ पे डेविड के ऊपर झाड़ फूक करने वाले थे फादर गॉर्डन। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं डेविड के पिता को और उसकी बहन डेबी को। वहाँ पे डेबी का बॉयफ्रेंड आर्नी भी है, जो डेबी को काफी पसंद करता है और इसी के साथ साथ डेविड को भी बहुत ज्यादा पसंद करता है। इसके बाद दोस्तों, आर्नी जो है डेविड को उठा के उसके बेडरूम में लेके जाता है और उसे सुला देता है। लेकिन वहाँ पे डेविड को कुछ आवाजें सुनाई देती है। उस आवाजों को डर के डेविड बाथरूम में चला जाता है। बाथरूम में वो छुप जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे डेविड बहुत ज्यादा घबराया होता है। वहाँ पे वो बहुत सारे काले हाथों को देखता है और उसके बाद डेविड के ऊपर खून की बरसात होने लगती है। वहाँ पे डेविड बहुत ही ज्यादा डर जाता है। डेविड वहाँ पे डरने के कारण बहुत ज्यादा चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर बाकी सारे लोग वहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि डेविड कुछ अलग किस्म का हो गया है, जैसे कि किसी आत्मा उसके ऊपर हावी हो चुकी है। जब ये लोग उसे देखने के लिए आ जाते हैं, वहाँ पे डेविड दौड़ के अपने पिता के पैर पे जोर से चाकू से वार कर देता है। उसके बाद दोस्तों, वॉरेन डेविड को लेकर नीचे ग्राउंड फ्लोर में लेकर जाता है। जब वो नीचे जा रहा होता है, तब वहाँ पे हम देखते हैं कि डेविड के अंदर इतनी जबरदस्त पावर आई हुई होती है कि वो अपने हाथों से, अपने नाखून से दीवारों पे स्क्रैचेस करने लगता है। इसके बाद दोस्तों, हम वहाँ पे देखते हैं कि फादर गॉर्डन वहाँ पे आ चुके हैं और फादर गॉर्डन वॉरेन्स के साथ मिलकर डेविड के ऊपर तंत्र मंत्र झाड़ फूक करने लगते हैं। उसी के दौरान सारे लोग उसको पकड़कर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड के अंदर किसी आत्मा की जबरदस्त ताकत होती है। इसके कारण वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। डेविड अपने बॉडी को कुछ अलग ही तरीके से मोड़ता रहता है, जिसके कारण वहाँ के सारे लोग उसको देखकर डर जाते हैं। उसी वक्त लॉरेन उसको पकड़ने के लिए जाती है। तब वहाँ पे लॉरेन को कुछ डेंजरस इमेजिनेशन होते हैं। दोस्तों, डेविड वहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके से मूवमेंट कर रहा होता है। तभी वहाँ पे वो उनको बोलता है कि वो डेविड को हार्ट बीट को रोक लेगा। तभी वहाँ पे अर्नी उसको पकड़ लेता है। वहाँ पे अर्नी कहता है कि तुम जो भी हो, तुम डेविड को छोड़ के मेरे अंदर आ जाओ, उसे तकलीफ देना बंद कर दो। उसके बाद दोस्तों, हम वहाँ पे देखते हैं कि डेविड धीरे धीरे ठीक होने लगता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्नी की आंखें काले नीले होने लगते हैं, क्योंकि वो जो भी आत्मा है वो डेविड से निकलकर अर्नी के अंदर चली जाती है। तब जाके दोस्तों, इन लोगों को लगता है कि झाड़ फूक सक्सेसफुल हो गया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे जब झाड़ फूक कर रहे थे, तब उसी वक्त एड को हार्ट अटैक आ जाता है और ये लोग जल्दी से एड को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। दोस्तों, इस घटना के बाद हम लोग देखते हैं डेबी और अर्नी को। यहाँ पे ये लोग रेंट से रह रहे होते हैं। दोस्तों, जहाँ पर अर्नी और डेबी रहते हैं, उसके ओनर का नाम है ब्रूनो और इसका एक बिजनेस है कुत्तों को संभालना और उसे बेचना। और कुत्तों को संभालना डेबी को अच्छे से आता था, इसलिए ब्रूनो उनसे किराया भी नहीं लेता। इसलिए डेबी और अर्नी को वहाँ पे बिना रेंट का रहने के लिए मिलता था। लेकिन अर्नी को वहाँ पे रहना मंजूर नहीं था। वो कहता था कि हम कहीं दूर जाकर रहेंगे, कोई अच्छा सा जॉब करेंगे और वहीं पे सेटल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अर्नी को हमेशा से कोई ना कोई उसके ऊपर अटैक कर रहा है ऐसे महसूस होता था। उसे लगता था कि कोई औरत मुझ पे हावी हो रही है। दोस्तों, आगे अर्नी एक दिन काम पे चला जाता है। वहाँ पे वो पेड़ काटने का काम कर रहा होता है। लेकिन जब वो पेड़ काटने की मशीन शुरू करता है, वो बहुत देर तक स्टार्ट नहीं होती। सामने वाले घर की खिड़की से वो आत्मा दिखाई देती है और अचानक से वो मशीन चालू हो जाती है और उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। वहाँ पे अर्नी बहुत ही डरा हुआ होता है और उसकी तबीयत भी बहुत बिगड़ जाती है। इसलिए अर्नी अपने घर पे चला जाता है। जब अर्नी घर पे चला आता है, वहाँ पे ब्रूनो उससे मिलता है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक किया होता है, इसलिए वो अर्नी को भी इनवाइट करता है पीने के लिए। वहाँ पे वो लोग अंदर चले जाते हैं। वहाँ पे ब्रूनो और डेबी दोनों भी गाने के ऊपर डांस कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पे अर्नी को कुछ अलग महसूस होता है और वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। जब अर्नी उन दोनों को देखता है, तब उसे ऐसा महसूस होता है कि जो ब्रूनो है वो उसे राक्षस में दिखाई देता है और उसे लगता है कि वो डेबी पर अटैक कर रहा है। तब वहाँ पे अर्नी जल्दी से जाकर डेबी को बचा लेता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अर्नी को ही लगता है कि वो राक्षस बन गया है। वहाँ पे जब ब्रूनो उसके पास आ रहा होता है, तब अर्नी को लगता है कि वो हम पे अटैक कर रहा है। वहाँ पे अर्नी उसे चक्कू से मार मार के उसे खत्म कर देता है। ये सब घटना होने के बाद एड को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। वहाँ पे एड लॉरेन को बताता है कि अर्नी के ऊपर वो राक्षस हावी हो गया है और वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और जल्दी से लॉरेन पुलिस स्टेशन कॉल कर देती है और पुलिस को कहती है कि जल्द से जल्द आप वहाँ पे चले
जाओ। उसके बाद दोस्तों अर्नी उसी के धुंध में खून से लथपथ रास्ते से चल रहा था। वहीं पे एक पुलिस वाला आ जाता है और उसे देखकर वहाँ पे गाड़ी रोक देता है और उसको वहाँ पे रुकने के लिए कहता है। तब वहाँ पे अर्नी उसे बोलता है कि क्या मैंने किसी को मारा है, किसी को चोट पहुंचाई है, और इसके बाद पुलिस वाला उसको पकड़ के जेल में डाल देता है। यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं कि अर्नी ने उसे मारते वक्त 22 बार चक्कू से उस पर वार किया था और ऐसा मर्डर केस उस शहर का इससे पहले कभी नहीं हुआ। आगे वॉरेन जेल में अर्नी को मिलने के लिए आते हैं और वहाँ पे उसे भगवान से प्रे करने के लिए कहते हैं। इसके बाद इन लोग को लगता है कि अर्नी अब ठीक ठाक है, लेकिन एड को पता था कि वो अभी भी ठीक नहीं हुआ और वो आत्मा उस पर कभी भी हावी हो सकती है। यहाँ पे वॉरेन अर्नी के लॉयर से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि खून करने के बाद अर्नी आत्मा से पजस था, लेकिन वहाँ पे लॉयर कहती है कि ऐसे तंत्र मंत्र आत्मा इस पर कोर्ट नहीं मानता। वहाँ पे वो लॉयर ये भी कहती है कि ऐसे बहुत सारे केसेस अभी तक सक्सेस नहीं हुए हैं। वहीं पे एड उनको समझाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि कोर्ट अगर भगवान पे विश्वास करते हैं तो उन्हें आत्माओं पे इन पर भी भरोसा करना होगा। वहाँ पे एड उस लॉयर को इन्वाइट करता है उसके घर पे ताकि वो एनाबेल के बारे में उनको बताए, शायद उसके बाद लॉयर को उस पे भरोसा हो। आगे हम अर्नी और लॉयर को कोर्ट में देखते हैं। 19 सितंबर 1981 में डैनबरी कोर्ट में उसको लाया जाता है। वहाँ पे वो लॉयर कोर्ट से बताने की कोशिश करती है अर्नी ने जो खून किया है वो उसने नहीं, बल्कि जो उसके अंदर जो आत्मा थी उसने उससे करवाया। दोस्तों यहाँ पे हमें समझ में आता है कि कोर्ट उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। कोर्ट अर्नी को सजा तो देकर रहेगी क्योंकि कोर्ट इन सारी बातों पे विश्वास नहीं करता। यहाँ पे एड लोरेन को बता रहा होता है कि अब अर्नी ठीक ठाक है, शायद वो आत्मा उसे छोड़ के चली गई है, लेकिन लोरेन उसको बताती है कि ऐसा कभी नहीं होता। लोरेन उसे बताती है कि इस पर कोई भरोसा नहीं है क्योंकि वो आत्मा कभी भी उसके अंदर आ सकती है, क्योंकि अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और इसी कारण ये दोनों भी फिर से उस टेप को सुनने लगते हैं जिस दिन उस झाड़ फूक के टेप को रिकॉर्ड किया था। दोस्तों जब ये दोनों उस टेप को सुन रहे थे तब यहाँ पे हमें 6 मंथ पहले की कहानी दिखाई देती है। यहाँ पे दोस्तों अर्नी डेबी और डेविड के फैमिली के साथ इस घर में शिफ्ट हो रहे थे। वहाँ पे उनका सामान शिफ्ट करने के समय डेविड एक कमरे में चला जाता है और वहाँ पे उसे एक पानी से भरा हुआ बेड दिखाई देता है। वो उसके ऊपर जाके खेलने लगता है। वहीं पे उसे एक आत्मा दिखाई देती है और वो जल्दी से बेड से बाहर आ जाता है। तभी वहाँ पे जो आत्मा है उसे पकड़ के अंदर खींचने लगती है। वहाँ पे डेविड जैसे तैसे बचकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो जो वाटर बेड है वो टूटकर खराब हो जाती है। उस टेप को सुनने के बाद वॉरेन्स उस घर में चले जाते हैं। जब एड उस कमरे में जाकर उस बेड को चेक करने लगता है तब उसे पता चलता है कि उस बेड के नीचे जो जगह खराब हुई है वो पानी की वजह से नहीं, किसी और की वजह से हुई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वॉरेन्स डेवी के साथ उस गुफे के पास चले जाते हैं जहाँ से उस घर के नीचे जाने का रास्ता मिल जाता है। वहाँ पे लोरेन एक बैटरी को लेके उस गुफे के अंदर चली जाती है। लोरेन के वहाँ पे बहुत सारे चूहे नजर आते हैं और जब वो थोड़ा सा आगे चली जाती है तब वहाँ पे उसे कपड़े से ढका हुआ कुछ सामान नजर आता है। जब लोरेन उस कपड़े को हटाती है तब उसे दिखाई देता है कि यहाँ पे राक्षस जैसा एक खिलौना बना के रखा हुआ है। वहाँ पे लोरेन अपने कैमरे से उसके सारे फोटो निकाल लेती है। उसे वहाँ पे समझ में आता है कि यहाँ पे किसी ने इस चीज पर तंत्र मंत्र डालकर जानबूझ के यहाँ पे रखा हुआ है और इसी की वजह से कोई आत्मा इस घर में रह रही है और इसी कारण जो भी इस घर में रहने के लिए आएगा वो उसके ऊपर अटैक करेगी और इसी की वजह से उस आत्मा ने अर्नी के अंदर जाकर वो खून करवाया। ये सारा काम ऐसे ही हो रहा था जैसे कि किसी ने उस घर के ऊपर श्राप किया है और इसी तंत्र मंत्र के कारण उस घर में जो भी रहने के लिए आता है उनके ऊपर ये श्राप चला जाता है और ऐसे ही चलते वो आत्मा डेविड पे हावी हो चुकी और उसके बाद अर्नी पर, और उसी आत्मा ने अर्नी से वो खून करवाया। यहाँ पे फादर गॉर्डन वॉरेन को बताते हैं कि कुछ साल पहले ऐसे ही केस फादर कैसलर ने सॉल्व की थी और अब वो रिटायर्ड है। इसके बाद वॉरेन फादर कैसलर को मिलने के लिए जाते हैं और अब जो हो रही है ये सारी बातें उनको बताते हैं। वहाँ पे वॉरेन फादर को वही राक्षसी खिलौना दिखाते हैं और फादर वहाँ पे कहते हैं ये इतना जबरदस्त तो है नहीं, लेकिन ऐसा ही राक्षसी खिलौना कुछ साल पहले मैंने देखा था। वहाँ पे फादर कैसलर वॉरेन को अपने बेसमेंट रूम में लेके जाता है और वहाँ पे उनको बहुत सारे ऐसे खिलौने दिखाता है। वहाँ पे फादर कैस्टर उनको कहता है कल्ट के लोग ब्लड सेटिंग को लेकर सैक्रिफाइस करते हैं। वहाँ पे जब ये तंत्र मंत्र हो रहा था और उस केस को लेकर कोर्ट में सुनाई हो रही थी, उस केस में जिस वकील ने इस केस को कोर्ट में लाया था उस वकील की बीवी प्रेग्नेंट थी और वो 6 महीने पहले ही उसकी बीवी ने बिना हार्ट के बच्चे को जन्म दिया और कुछ दिनों बाद उस वकील के बीवी ने रेल ट्रैक पर जाकर आत्महत्या कर ली थी। और वो फादर उनसे ये भी कहता है कि इस केस को आप हल्के में मत लेना क्योंकि इसमें बहुत कुछ हो सकता है। आगे हमें दिखाई देता है कि एक औरत अर्नी के फोटो के साथ कुछ तंत्र मंत्र कर रही थी और इसी
जिसी के कारण जेल में आर्नी के ऊपर वो आत्मा फिर से हावी हो जाती है। आगे एक डिटेक्टिव एड को कॉल करते हैं। वो डिटेक्टिव उससे कहता है कि ऐसे ही कुछ दिन पहले एक केस हमारे हाथ में आई थी और उस केस में ऐसे ही भूतिया खिलौने हमें मिले थे। वहाँ पे वो डिटेक्टिव उनको कहता है कुछ दिन पहले इस केस में केटी और जेसिका गायब हो गए थे, लेकिन जब पुलिस को केटी की डेड बॉडी मिली उसके ऊपर 22 बार ऐसे ही चाकू से वार किया था, लेकिन जेसिका का कोई पता नहीं चला और ऐसे ही भूतिया खिलौना जेसिका के घर पे डिटेक्टिव को मिला था। इन सारे होने वाली बातों पर डिटेक्टिव को विश्वास नहीं होता और यही साबित करने के लिए डिटेक्टिव लॉरेन के सामने 3 चाकू रख देता है और उससे कहता है कि इसमें से बताओ कि किस चाकू से उसका खून हुआ है। लॉरेन उनको देखकर बताती है कि इस चाकू से उसका खून हुआ है। तब वहाँ पे डिटेक्टिव कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि ये कैसे हुआ। उसके बाद डिटेक्टिव उन दोनों को वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे केटी की बॉडी मिली थी, लेकिन ड्राइविंग करते वक्त वहाँ पे लॉरेन उसको बताती है कि हम उस जगह से थोड़ा आगे निकल आए हैं, हमें रिटर्न फिर से वापस जाना पड़ेगा। वहाँ पे डिटेक्टिव फिर से शॉक हो जाता है। जब ये लोग उस जगह पे चले जाते हैं वहाँ पे हमें दिखाई देता है कि लॉरेन उस सारी घटना को देख पाती है जहाँ पे जेसिका और केटी उस जगह पे आए हुए थे, लेकिन वहाँ पे किसी आत्मा ने जेसिका को पकड़ लिया होता है और उसी वक्त जेसिका केटी पर 22 बार हमला करके उसे मार देती है। यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि लॉरेन वैसे ही एक्ट कर रही है जैसे जेसिका ने केटी को मारते वक्त किया था और उसके बाद वो भागने लगती है। जब वो वहाँ से भाग रही होती है और लास्ट में एक पहाड़ के कोने के पास जाकर रुक जाती है, तब वहाँ पे लॉरेन उसे देखकर डर जाती है और उसी को वापस आने लगती है, लेकिन वहाँ पे कोई आत्मा उसे पकड़कर उसे नीचे खींचने लगती है। वहीं पर एड वहाँ पे जंप करता है और उसे पकड़कर उसे बचा लेता है। इसके बाद लॉरेन उस डिटेक्टिव को बताती है कि यहाँ पे सर्च करो, शायद वहाँ पे जेसिका की बॉडी मिले। शाम को सारी सर्च टीम वहाँ पे आ जाती है और वहाँ पे सर्च करने लगती है। वहाँ पे सर्च के दौरान उनको एक सच में एक बॉडी मिल जाती है, लेकिन उनको ये पता नहीं चलता कि वो जेसिका की है या नहीं। यहाँ पे लॉरेन ने डिटेक्टिव की मदद करी थी, इसलिए डिटेक्टिव जेसिका की मर्डर केस की फाइल उनको दे देता है। उसके बाद डेबी वॉरेन को कॉल करती है और उनको बताती है कि वो जो आत्मा आर्मी पे हावी हो चुकी है वो उसको मारने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि वो उसे मार देगी। वहाँ पे एड डेबी को कहता है कि वहीं पे फादर निमन आए हुए हैं, तुम उनको कॉल करके उनसे मदद ले सकती हो। और जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब वहाँ पे उनके फोन में कुछ डिस्टर्ब हो जाता है और वो बंद हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि फादर निमन आर्नी को मिलने जाता है और वहाँ पर उसे एक होली वाटर की बोतल देता है। वो कहता है कि तुम इससे अपनी रक्षा कर सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि आर्नी बहुत ही डरा हुआ था और जो आर्नी के हाथ में होली वाटर था वो उस बोतल के पानी को एक गोल राउंड बना देता है और उसके अंदर वो जाकर बैठ जाता है। यहाँ पे लॉरेन एड से बात करते नजर आती है। वो कहती है कि इस श्राप को तोड़ा जा सकता है। जब हमने डेविड के साथ तंत्र मंत्र किया था वहाँ पे मुझे ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा था। इसके बाद ये दोनों भी उस हॉस्पिटल में चले जाते हैं जहाँ पे जेन ड्यूओ की बॉडी मिलती है। ये डेड बॉडी वही है जो उस केस में पाई गई थी। तब वहाँ पे लॉरेन उस बॉडी के हाथ को लेकर कुछ महसूस करने की कोशिश करती है। वहाँ पे लॉरेन को अचानक एक महसूस होता है, उसे दिखने लगता है कि एक गुफे में टेबल पर कोई औरत आर्नी की फोटो के साथ कुछ तंत्र मंत्र कर रही है और इसी वजह से आर्नी के ऊपर ये श्राप हावी हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों लॉरेन को ये भी दिखाई देता है कि वो औरत उस तंत्र मंत्र से आर्नी को अपने काबू में कर लेती है और वहाँ पे जेल में आर्नी उस बोतल को लेकर अपने हाथ में दबाकर उसे तोड़ देता है और उस टूटे हुए कांच को लेकर अपने हाथ को काटने लगता है। आर्नी वैसे ही करता है जैसे वो औरत करने लगती है, लेकिन वहाँ पर लॉरेन उन सारी चीजों को देखकर जोर से चिल्लाती है जिसकी वजह से आर्नी उस समय के लिए बच जाता है और वहाँ पे जेल में आर्नी को पुलिस वाले जल्दी से मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। यहाँ पे लॉरेन उस औरत को देख पाती है। तब वहाँ पे वो औरत जिस हॉस्पिटल में वो लोग आए थे वहाँ पे उसी लाश को उठाकर वो लॉरेन पे अटैक करने के लिए कहती है और जब वो लाश लॉरेन पे अटैक करने लगता है तब वहाँ पे एड जोर से उसे धक्का देकर लॉरेन को बचा लेता है और वहाँ पे उन दोनों का कनेक्शन टूट जाता है। आगे वॉरेन डेबी से मिलने जाते हैं और वहाँ पे एक किताब मिलता है। लॉरेन उस किताब को पढ़ती है और वहाँ पे उसे पता चलता है कि इस श्राप को रोकने के लिए इस किताब की मदद ली जाती थी। वहाँ पे वो ये भी पढ़ती है कि उस श्राप को अगर पूरा करना है तो वहाँ पे उन्हें एक बलि देनी पड़ती है और अगर वो श्राप पूरा नहीं हुआ तो जो उस श्राप को कर रहा है वहाँ पे उसे खुद की बलि देनी पड़ती है। वहाँ पे एड उसे पढ़ने लगते हैं तब उनको पता चलता है कि इस श्राप को अगर खत्म करना है तो जिस टेबल पे उस श्राप को बनाया जा रहा है उस टेबल को तोड़ना पड़ेगा। लेकिन इसके बारे में एड और भी पढ़ने लगते हैं, लेकिन उनको वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी। वहाँ पे लॉरेन उनसे कहती है कि जब मैंने उस घटना को महसूस किया था
और वो किसी गुफे में थी, तब वहाँ पे किसी ट्रेन की आवाज आ रही थी। वहाँ पे एड की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है और वो अचानक से नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद एड बेड पे नजर आते हैं। जब एड की आँख खुल जाती है तब एड लोरेन को सर्च करते हुए नीचे आ जाते हैं और वो उसे ढूंढते ढूंढते वो दरवाजे के पास आ जाते हैं। वहाँ पे एड को लोरेन की गले में डालने वाली क्रॉस की माला मिल जाती है। तभी वहाँ पे वो औरत जो जादू टोना करती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो एड के ऊपर कुछ जादू करके वहाँ से चली जाती है। तब वहाँ पे वही लाश आकर एड पे अटैक करने लगती है और उस लाश से बचने के लिए एड उस क्रॉस को लेकर वहाँ पे प्रे करके उससे फाइट कर रहे होते हैं और उसी के साथ साथ एक चाकू लेकर उसके ऊपर मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पे चीखने चिल्लाने की आवाज की वजह से एड को होश आ जाता है। वहाँ पे एड को पता चल जाता है कि एड जिसको मारने जा रहे हैं वो कोई लाश नहीं बल्कि उनकी बीवी लोरेन है। दोस्तों यहाँ पे वैसे ही जादू टोना हुआ था जैसे अर्नी के साथ हुआ। वो औरत जो जादू टोना करने वाली उसके पास ऐसी पावर थी, वो हर किसी को सच्चाई का पर्दा डाल के उनसे उल्टा सीधा काम करवाती थी। थोड़ी देर बाद लोरेन को पता चलता है कि वहाँ पे किसी ने फूल रखे हुए हैं और उस फूल को देखकर लोरेन को समझ में आता है कि ये फूल बहुत दिन से मुरझा गया है। और जब एड उस फ्लावर पॉट को उठाकर उसे तोड़ देते हैं तब वहाँ पे उनको पता चलता है कि उस फ्लावर पॉट में वैसा ही काला जादू करने वाला एक खिलौना रखा था जैसे डेविड के घर के नीचे रखा था। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डेविड के बाद उस जादू टोना करने वाली औरत का अगला शिकार वो कोई और नहीं वो एड थे और आगे वो एड के हाथों से ही उल्टा सीधा काम करवाई। ये सारे सिचुएशन के बाद लोरेन उस बुक को समझने के लिए फादर कैस्नर के पास चले जाती है और इसके बाद डेबी जल्दी से जाकर अर्नी के पास पहुंच जाती है और साथ ही में फादर न्यूमन को भी लेके जाती है क्योंकि उनको लगता है कि आज रात वही जादू टोना करने वाली औरत वो अर्नी को मार देगी। यहाँ पे एड और उसके साथी घर में एक मैप पर लोरेन की इमेजिनेशन के तरीकों से उस औरत को ट्रैक कर रहे होते हैं। लेकिन एड को वहाँ पे समझ में आता है जेसिका का कॉलेज उसके आसपास ही था। जेसिका के पास जो खिलौना मिला वो उसके आसपास ही मिला। लोरेन ने उनको बताया होता है कि उस गुफे में ट्रेन की आवाज आ रही थी और उसी वक्त उनको समझ में आता है ये जो जादू टोना करने वाली औरत है इसका गुफा भी वही कहीं आसपास ही होना चाहिए। थोड़ी देर में एड को पता चलता है कि उसी एरिया में फादर कैस्नर भी रहते हैं और इसी वजह से एड वहाँ पे फौरन चले जाते हैं। जब लोरेन फादर कैस्लर के पास चली जाती है तब वो फादर को कहती है ऐसा ही और एक खिलौना मेरे घर में एड के रूम में था, इसका मतलब एड पे भी वो जादू टोना कर रही है। वहाँ पे फादर कैस्लर उस बुक को पढ़ के कहते हैं ये श्राप खत्म होने के लिए 3 लोगों की जरूरत है, वैसे ही केट और जेसिका और एक लवर जो अर्नी था और जो भगवान को मानने वाला एड। इन लोगों के बाद ये श्राप इन लोगों के साथ ही खत्म होगा। इसका मतलब है अर्नी और एड को मरने के बाद ही ये कर्स ये श्राप खत्म होगा। इसके बाद फादर कैस्लर लोरेन को लेके घर के उस बेसमेंट में चले जाते हैं जहाँ पे हमें फादर कैस्लर के बारे में पता चलता है। वहाँ पे हमें बताया जाता है कि जब फादर कैस्लर की बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन जब बच्ची को जन्म देते समय फादर कैस्लर की बीवी मर गई थी और जबकि वो चर्च के फादर थे तो इसलिए उनको चर्च की वजह से उनकी बच्ची को उनको छुपा के रखना पड़ा। यहाँ पे उस बच्ची का नाम रखा था आइसला। धीरे धीरे आइसला बड़ी होने लगी और फादर कैस्लर ने अपनी जादू टोना की पढ़ाई आगे जारी रखी। जब फादर कैस्लर उस पढ़ाई को जारी रखते थे तब आइसला को भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा और जैसे जैसे वो पढ़ने लगी वहाँ पे आइसला ने जादू टोना की उस पढ़ाई में फादर कैस्लर से ज्यादा पढ़ाई की और तब जाके उसे जादू टोना करने में सक्सेस मिला। दोस्तों फादर कैस्लर की कहानी के बाद हमें यह पता चलता है जो जादू टोना करने वाली औरत है वो और कोई नहीं वो फादर कैस्लर की बेटी है और फादर कैस्लर वॉरेंस को इसलिए नहीं बताते क्योंकि वो अपने बेटी से मिलना चाहते थे। वहाँ पे फादर ये भी बताते हैं कि आइसला अपने एक्सपेरिमेंट को घर के उस बेसमेंट में एक्सपेरिमेंट करती थी। जिस टेबल पे वो प्रैक्टिस करती थी वो टेबल अभी भी घर के नीचे उस टनल में है। तब अचानक से वहाँ पे आइसला आ जाती है और उसको देख के लोरेन फिर से उस टनल के अंदर चली जाती है। वहाँ पे आइसला बिना सोचे समझे अपने पिता को गला काट के मार देती है और उसके बाद वो लोरेन के पीछे चली जाती है। जब लोरेन उस गुफे के अंदर चली जाती है तब उसे वहाँ पर इमेजिनेशन होने लगती है कि वो खुद को सामने देख रही होती है और उसके बाद वो अपने आप पर ही अटैक करने लगती है। दरअसल ये सारा इमेजिनेशन वो औरत ही करती है। लोरेन जैसे तैसे उस टेबल के पास चली जाती है, उसको हिलाने की कोशिश करती है और उस टेबल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसी समय आइसला उसके पीछे आ जाती है। थोड़ी देर में एड भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वहाँ पे एक टनल के ढक्कन से लोरेन की वहाँ पे आवाज आती है। तब जल्दी से एड एक हथौड़ी को लेकर उस गुफा के खिड़की को तोड़ देते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं। जब एड के सामने लोरेन दिखाई देती है लेकिन असल में वो आइसला थी और जल्दी से एड के मुंह पर कुछ फूंक देती है जिसके जरिए एड उसके कंट्रोल में आ जाए और आइसला उसे लोरेन को मारने के लिए भेज देती है। अब वहाँ पे एड हथौड़ी से लोरेन पे अटैक कर रहे होते हैं। वहाँ पे लोरेन उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके ही
कंट्रोल में होने के कारण वो उस पर अटैक करता जाता है। आगे एशला अपनी प्रैक्टिस शुरू करने के लिए उसके टेबल पे चली जाती है और जैसे ही वो अपने तंत्र मंत्र शुरू कर देती है, यहाँ पे अर्नी अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल कर देता है। वो भी उसके कंट्रोल में चला जाता है और डेबी जल्दी से फादर को कहती है कि अपनी प्रार्थना शुरू करो। वहाँ पे डेबी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किसी न किसी चीजों से अपने आप को मारने की कोशिश कर लेता है और वैसे ही एड लोरेन को भी मारने की कोशिश करता है। जब एड लोरेन पे अटैक कर रहे होते हैं, तब जल्दी से लोरेन उसको याद दिलाने की कोशिश करती है कि कैसे वो लोग एक थिएटर में एक दूसरे से मिले और उन दोनों को प्यार हुआ और उसके साथ ये जर्नी शुरू हुई। तब वहाँ पे एड को होश आ जाता है और उसी वक्त वो हथौड़ा उठा के जोर से उस टेबल पे मार देता है, जिसके कारण वो टेबल टूट जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस टेबल को टूटने के कारण एशले की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है और वो श्राप टूटने लगता है। जब टेबल टूटने के बाद यहाँ पे अर्नी ठीक होने लगता है। इसके बाद एशले वारन के सामने आ जाती है और वहाँ पे हमें पता चलता है, क्योंकि वहाँ पे एशला ने किसी आत्मा के साथ वही डील की होती है और उस डील में जो उस श्राप को शुरू करे और वो खत्म ना हो तो उसे खुद की बलि देनी पड़ती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एशला के सामने उसके जैसे ही दिखने वाली एक आत्मा आ जाती है और वो धीरे धीरे उसे मार देती है और उस श्राप के बदले वो उसकी बलि ले लेती है। इसके बाद लोरेन और एड उस गुफे के बाहर आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे एड को हार्ट की प्रॉब्लम होने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेकिन लोरेन हमेशा एक गोली अपने लॉकेट में रखती है, जिससे उसको इमरजेंसी में हेल्प मिले। उस गोली के बाद एड की तबीयत ठीक हो जाती है और वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एड ने एशला के उस सारे सामान को लाकर वही कमरे में रख देते हैं जहाँ पे पहले से बहुत सारे ऐसे खिलौने हैं जो ऐसे केसेस में उसे मिले हैं। आगे अर्नी की केस कोर्ट में चल रही होती है। वहाँ पे उसे 5 साल की सजा मिल जाती है और इन 5 सालों में अर्नी डेबी से शादी कर लेता है और जब 5 साल के बाद वो छूट जाता है, वो अपनी फैमिली के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिता देता है। दोस्तों, इस फिल्म के लास्ट में अर्नी के कुछ फुटेज भी दिखाई दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पे कॉन्जरिंग 3 की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करना और साथ ही साथ लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट फिल्म की कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।